Hello friends, myself Dr. N. K. Baulia, Principal of Government Science College सीकर राजस्थान। आप हमारे ई कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एन के बाउलिया से जुड़े रहें और जो नई नई वीडियो सीरीज आ रहे हैं उनको देखें और इस लॉकडाउन पीरियड अवधि के अंदर अध्ययन का आनंद लें। जैसा कि आपको मालूम है, हम मॉडर्न ट्रेंड्स और टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी ले रहे हैं और उससे में आज हम चौथा वीडियो लेने जा रहे हैं जो एम्ब्रियोलॉजी इन रिलेशन टू प्लांट टैक्सोनॉमी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने बात की है मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स और के बारे में, और हमने बताया कि ये जो ब्रांचेज हैं ये ब्रांचेज टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर हेल्प करती हैं। हालांकि इन ब्रांचेज से टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स की स्टडी करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए और प्लानिंग चाहिए और काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और उसके बिहाफ पर हम कौन से टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स चूज कर सकते हैं, उनको कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करके टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए और उसमें योगदान देना चाहिए। और इन्हीं कैरेक्टर्स को यूज करते हुए कई एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने ये सुझाव दिया है कि कौन कौन से एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाए जिससे कि वे टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन के अंदर हेल्पफुल हों। माहेश्वरी 1964, भोजवानी भटनागर 1978 के अनुसार बहुत सारे एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के लिए बताया है कि ये कैरेक्टर्स टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। जैसे एंथर कैरेक्टर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का अरेंजमेंट, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, origin and extent of sporogenous tissue in the ovule, megasporogenesis and development of embryo sac, form and organization of the mature embryo sac, fertilization, endosperm, embryo and seed coat। ऐसे बहुत सारे ये एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जिनको टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जा सकता है और इसके आधार पर कई टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा चुका है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें साइप्रेसी फैमिली है, साइप्रेसी फैमिली के अंदर जो 4 माइक्रोस्पोर न्यूक्लियाई होते हैं, मियोसिस के बाद में उनमें से जो 3 होते हैं उनमें से तीनों एक साइड के अंदर कट हो जाते हैं और उनसे पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है और जो चौथा होता है उससे एक जनरेटिव सेल का फॉर्म होता है और उसके बाद में उससे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। साइप्रेसी के अंदर जो सभी जेनेराज हैं या स्पीसीज हैं उनको यूरोप और जापान के अंदर स्टडी किया जा चुका है और ये बताया गया कि इसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ए मेंबर ऑफ दिस फैमिली, इस फैमिली के मेंबर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जस्ट एज डेफिनेटली बाय ए माइक्रोस्कोपिक स्टडी। सिर्फ एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक स्टडी के आधार पर ही इन जेनेरा को और इन स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसके एंथर्स या फ्लोरल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए। फर्दर इसी के साथ साथ में माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन और फंक्शनिंग ऑफ ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स जंकेसी की बात करें तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें जो फैमिली है ये साइप्रेसी फैमिली से ही डिराइव्ड हुई है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है। इसी प्रकार से सेंट्रोस्पर्मेल्स जो ऑर्डर है, सेंट्रोस्पर्मेल्स ऑर्डर के अंदर जो कैक्टेसी फैमिली है ये रेस्ट ऑफ सेंट्रोस्पर्मेल्स जो ऑर्डर है उसके
एम्ब्रोलॉजिकल करेक्टर से डिफरेंट हैं। जैसे ग्लैंडुलर एंथर टेपिटम की बात करें जिसके अंदर 4 न्यूक्लिएट हो जाते हैं, ऐसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जो 2 म्यूटिक डिविजन्स के थ्रू गुजरती हैं, जिसमें साइमल्टेनियस से क्वाड्री पार्टीशन होते हैं माइक्रोस्पोर्स के अंदर। टेनिन्यूसुलेट पोलन ग्रेन्स बनते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल्स बनते हैं जिनके अंदर कर्व्ड फुनिकल होता है, मैसिव न्यूशेलस होता है और हाइपोडर्मल आर्किस्पोरियल सेल होती है जिससे एक वाल सेल का फॉर्मेशन होता है। एक माइक्रोपाइल होता है जो शोलन टिप्स का फॉर्मेशन करता है इनर इंटेगुमेंट के रूप में, जिससे एक अतिवृद्धि निकलती है, प्रोट्रूड आउट अप्रोच द फंक्शंस जो कार्य करती है। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेलर कैप ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम, एक न्यू सेलर कैप का फॉर्मेशन होता है पेरिक्लिनल डिवीजन के थ्रू। न्यू सेलर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है, फंक्शनिंग ऑफ चेलेजल मेगास्पोर्स टेट्राड का होता है, फॉर्मेशन ऑफ ए मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बनता है, फंक्शनिंग ऑफ पेरिस्पर्म एज द मेन स्टोरेज रीजन बनता है, disappearance of most of the endosperm in the mature seed, generally leaving merely a single layered cap over the radicle, ये होता है। इसी प्रकार से लॉरेंथेसी फैमिली को जॉरी और उसके साथियों ने 1957 के अंदर स्टडीज किया और ये बताया कि लॉरेंथेसी जो फैमिली है उसके अंदर लॉरेंथोइडी एम्ब्रोलॉजिकली डिफरेंट है फ्रॉम विस्कोइडी से, जिसके अंदर मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक है या एंडोस्पर्म है और एम्ब्रियो है, और लोकेशन ऑफ विसिड जोन ऑफ द फ्रूट है। ये इसकी जो सब फैमिलीज हैं उनके अंदर अलग अलग स्टेटस को इंडिकेट करती हैं। इसी प्रकार से ओनाग्रेसी और ट्रापेसी फैमिली है। इनके अंदर जो मोनोस्पोरिक टेट्रा न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक होता है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है ऑल मेंबर्स ऑफ ओनाग्रेसी फैमिली, और इस प्रकार के करेक्टरिस्टिक फीचर्स से और किसी फैमिली के अंदर नहीं पाई जाती है एंजियोस्पर्म की। इसके अंदर जो जीनस ट्रापा है, ट्रापा के अंदर 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक पाया जाता है जो पहले ओनाग्रेसी के अंदर रखा गया था, और जब इसको यहाँ से स्टडी किया तो मालूम पड़ा कि इसके अंदर डिफरेंट प्रकार के करैक्टर्स हैं, तब इसे एक नई फैमिली के अंदर रखा गया जिसे ट्रापेसी नाम दिया गया। इस प्रकार से ट्रापा को ओनाग्रेसी फैमिली से ट्रापेसी के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। मानसीराम 1956 ने ट्रापा बाइस्पोनासी के ऊपर काफ़ी काम किया है और इस सारी दृष्टिकोण ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। इससे पहले एम्स 1953 ने भी इस प्रकार की एनाटॉमिकल एविडेंसेस को शो किया है जो ओनाग्रेसी के अंदर नहीं होती हैं और ओनाग्रेसी से रिलेटेड नहीं होती हैं, इवन ये क्लोजली रिलेटेड भी नहीं होती हैं। और उन्होंने यहाँ तक भी एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर ओनाग्रेसी और ट्रापेसी के अंदर क्या क्या एम्ब्रोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, इनको भी इन्होंने इंडिकेट किया है। इसी प्रकार से शांटालेसी फैमिली का गैंगनीपियन एंड ब्यूरो 1946 एंड 47 ने रेज डाउट किए हैं अबाउट द पोजीशन ऑफ एक्जोकार्पस, इसकी एक्जोकार्पस की जो पोजीशन है, और स्टेटेड कहा कि इंस्टेड ऑफ बीइंग रिगार्डेड एज एन एंजियोस्पर्म, किसको एंजियोस्पर्म की रिकॉर्डेड करें, शुड बी असाइन टू द जिम्नोस्पर्म, किसको एक्जोकार्पस को एंजियोस्पर्म के बजाय जिम्नोस्पर्म के साथ में असाइन करना चाहिए, गिवन अ प्लेस समवेयर नियर द टेक्सेसी, और ये भी कहा कि इसकी पोजीशन टेक्सेसी जो फैमिली है जिम्नोस्पर्म की उसके साथ में रखना चाहिए। लेम 1948 ने भी इसके बारे में कमेंट किया है कि एट एनी रेट कि किसी भी स्तर पर एक्जोकार्पस सीम्स इन इंटरेस्टिंग केस, कि ये इंटरेस्टिंग केस है एंड प्रोबेबली रिप्रेजेंट्स ए ट्रांजिशन बिटवीन द प्रो एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच में एक प्रोटो एंजियोस्पर्म्स है
और ये मोनोक्लेमाइडी का मेंबर हो सकता है। और इसके साथ साथ में मानसीराम ने इसकी एम्ब्रोलॉजिकल स्टडीज करके बताया है कि एक्जोकार्पस एक परफेक्टली वैलिड एंजियोस्पर्म है, जिसके अंदर एक आर्किस्पोरियल सेल होती है जो मेगास्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करती है, और इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है ये पॉलीगोनम टाइप होता है, और इसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है ये सेलुलर प्रकार का होता है, चैलेजल होस्टेरियम होता है, और इसके अंदर जो पेरिकार्प होती है ये ओवरीवाल से डेवलप होती है। और इसकी करेक्ट पोजीशन देयरफॉर बताया है कि लाइज इन सांटालेसी टू विच इट वाज असाइंड बाय प्रीवियस सिस्टमेटिक्स, जैसे कि पहले सिस्टमेटिक्स ने इसको बताया था उसी प्रकार से, यानी कि पहले लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि ये अलग से एक फैमिली के रूप में जिम्नोस्पर्म का मेंबर माना जाना चाहिए, टैक्सेसी के आसपास इसे रखा जाना चाहिए, लेकिन इसकी मोर स्टडीज की गई तब बताया कि इसे मोनोक्लेमाइडी के अंदर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पॉलीगोनम टाइप का ये एम्ब्रियो सैक होता है, इसके अंदर चैलेजल होस्टोरियम होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, और इसके ऊपर जो फ्रूट वाल होता है या पेरिकार्प होता है यह ओवरी से डिराइव्ड होती है। इस प्रकार से इनने अगेन यही कहा कि इसे सांटालेसी के अंदर ही रखना चाहिए। और भी बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल केसेज हैं जो एम्ब्रोलॉजिकल डाटा से सॉल्व किए गए हैं, जैसे पेओनिया जो जीनस है इसे पहले रेननकुलेसी के अंदर रखा गया है, और रेननकुलेसी से इसे अलग से फैमिली के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है जिसे पेओनियसी के नाम से जानते हैं। इस पेओनिया जीनस की एम्ब्रोलॉजिकल स्टडी की तब मालूम पड़ा कि इसका जो एम्ब्रियो सैक है रेननकुलेसी के मेंबर से वेरी मच डिफरेंट है, इसलिए इसे रेननकुलेसी से पेओनियसी फैमिली के अंदर शिफ्ट किया जाए, या हम कह सकते हैं जीनस पेओनिया को एक डिफरेंट फैमिली पेओनियसी के नाम से अलग से रखा गया है। इसी प्रकार से ब्यूटोमेसी फैमिली के अंदर सिर्फ ब्यूटोमस को ही रखा गया है, जिसके अंदर मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लियोटाइड एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। पहले इसे एलिस मेटिसी के अंदर रखा गया था। एलिस मेटिसी के अंदर ब्यूटोमॉप्सिस, लिम्नोकैरिस एंड हाइड्रोक्लेरिस नामक ये जीनस पाए जाते हैं, जिनके अंदर 22 स्पोरिक 5 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। इस प्रकार के फीचर्स ब्यूटोमस में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ब्यूटोमस को ब्यूटोमेसी फैमिली के अंदर रखा जाना चाहिए और शेष जीनस को एलिस मेटिसी फैमिली के अंदर ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, और ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसी प्रकार से हचिनसन 1959 ने भी एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस का सपोर्ट किया है, और जो ट्रीटमेंट एलिस मेटिसी और ब्यूटोमेसी के लिए किया गया है उन्होंने भी ये कहा कि ये दोनों सेपरेट फैमिली हैं, और इनके जो हाइड्रोकैरिटेसी है इसी के साथ में सेम ऑर्डर के अंदर इसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए दोनों फैमिलीज की, जिसके साथ साथ में हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर हिपोक्रेटिया फ्रॉम सेलिस्ट्रेसी को हिपोक्रेटेसी से सेपरेट किया गया है। इसी प्रकार से जीनस से सेफिनोक्लिया को कंपेनुलोसी के अंदर रखा गया ऑन द बिहाफ ऑफ एम्ब्रोलॉजिकल स्टडीज और एम्ब्रोलॉजिक रिसर्चर्स। इसी प्रकार से जेंसिनिएसी को मिनेंथेसी और जेंसिनिएसी के अंदर स्प्लिट किया गया। मालवेसी को बोम्बेकेसी और मालवेसी के अंदर सेपरेट किया गया है। लेमना और वोल्फिया और आर्शिने की एम्ब्रोलॉजी देखी तब ये देखा गया कि इनके अंदर एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है जो डकवीड के रूप में होता है, एरोइड्स के रूप में होता है। इस प्रकार से इट में एम्फेसाइड कि बहुत सारे एम्ब्रोलॉजिकल लेज हैं जो ये क्लेम करते हैं, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, जो इस बारे में ये कहते हैं कि जो भी प्लांट्स हैं उनके बहुत सारा एम्ब्रोलॉजिकल डाटा गैदर करना चाहिए हर एक सोर्सेज से, और उन डाटा को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है उनके लिए अपनाना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी टेक्सोनोमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स से इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए एम्ब्रोलॉजी
इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी एक मोर इफेक्टिव ब्रांच है। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स।